Good afternoon to all of you. Today in this video, we mainly starting from the question number 21. As you know, in previous video, हमने 1 to 20 questions कर लिए थे. So let's start. ये questions जो हैं ये दाल सेल चैप्टर पे हैं. इसके MCQ based question है ये सारे. आपको नीट में और MCQ अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्प होगी. और now this topic is on right now it's gas vacuole. gas vacuole जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल में अवेलेबल होता है. तो ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दिस इज आल्सो बैक्टीरिया. तो ये हमारे क्या है, ये सारे प्रोकैरियोटिक है. तो इसमें हमारा डी ऑप्शन आएगा, दैट इज ऑल ऑफ दिस. तो डी ऑप्शन जिसका सही है. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम ये होते हैं, ये हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये ऐसे 90 डिग्री पे एक दूसरे के साथ पड़े होते हैं और ये न्यूक्लियस के ऊपर होते हैं. तो साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं. ये एक एक को आप सेंट्रियोल बोलोगे, दोनों को आप सेंट्रोजोम बोलोगे. तो इसके आसपास का जो मटेरियल होता है ये पेरीसेंट्रियोलर अमॉर्फस मटेरियल होता है ये. तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है. तो ये इसका फीचर है. इसके पॉइंट्स देख लेते हैं. पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, यस इट इज प्रेजेंट. दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स भी हैं, उन दोनों को आप सेंट्रियोल्स बोलोगे. बट लिपिड ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते. तो इसका ये ऑप्शन सही है हमारा. Now, what is the site of DNA and centriole duplication? And as you know in this, the DNA is present inside the nucleus. तो इसका तो हो गया न्यूक्लियस थी. तो सेंट्रियोल जो है ये हमारा कहाँ पे होता है, ये मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमारा न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में. तो वहीं पे ही इसकी डुप्लीकेशन होती है. ये दोनों की डुप्लीकेशन जो है सिंथेसिस स्पेस में हो जाती है. सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, ये याद रखना है आपने. तो उसके हिसाब से ये न्यूक्लियस में है और ये हमारा साइटोप्लाज्म में है. तो इसका बी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट इज सेल वॉल. सेल वॉल जो होती है इसके फीचर्स जो हमने पढ़े हुए हैं इसके रिगार्डिंग, कि एक तो ये सेल टू सेल इंटरेक्शन करने में इन्वॉल्व होती है. दूसरा ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको शेप प्रोवाइड करती है, उसको फटने से पिचकने से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है, परमिएबल होती है ये नेचर में. और कैल्शियम इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है यूकैरियोटिक सेल्स में. अगर आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट एल्गीज में भी ये सब में मिलेगा. तो ये सारे के सारे इसके ऑप्शन सही है. आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जो है मिनरल हमारा एक तरह से एलिमेंट जो है हमारी सेल वॉल में ज्यादा मिलेगा, दैट इज कैल्शियम. इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. तो इसका डी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोटिक सेल. ऑल द यूकैरियोटिक सेल आर आइडेंटिकल. नो, शेप में ये आइडेंटिकल नहीं होते. माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, यस सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं. यहाँ पे ये राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट नहीं होते, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होते हैं यूकैरियोट्स में और ईआर की मेम्ब्रेन के साथ होते हैं. तो एंड देयर इज एक्सपेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म. अब यस यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, तो एक तरह से काम की डिवीजन हो जाती है कि कौन सा काम कौन सी ऑर्गेनली करेगी. तो इसके हिसाब से ये सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है. उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बनता है बी. बी इज करेक्ट. And next, Golgi are involved in. Golgi bodies are involved in. अब ये क्या करती हैं, एक तो ये पैकिंग का काम करती है, ग्लाइकोसिलेशन का भी काम करती है, प्रोटीन फोल्डिंग का भी काम करती है. तो सिंथेसिस का भी काम हो जाएगा. तो इसमें और इसके अलावा जो होता है कि जो सेल हमारा एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस करता है. तो अगर एंडोसाइटोसिस हो रहा है तो मींस सेल के बाहर का मटेरियल अंदर आ रहा है. तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे पिंच ऑफ होकर ऐसे अंदर को आती है. तो इसका जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसके रिगार्डिंग भी गोल्जी apparatus इसको रिपेयर करने में अपना रोल प्ले करती है. तो उसके हिसाब से फर्स्ट पॉइंट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है. तो डी हमारा ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दिस. Next is which of the following organelle lack membrane in eukaryote? Cilia, aria, flagella, lysosome, ribosome, centriole. ये राइबोसोम और सेंट्रियोल्स ही हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती. बाकी सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं. तो उसके हिसाब से डी और एफ हमारा सही है. तो इसका ऑप्शन आ गया हमारा ए. दिस इज द करेक्ट आंसर. एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट. जब हम प्लास्टिड का टॉपिक पढ़ते हैं तब हमें ये तीनों जो है ल्यूकोप्लास्ट के आप अंडर पढ़ते हो. जो अमाइलोप्लास्ट है ये स्टार्च की स्टोरेज करता है, जो एल्यूरोप्लास्ट है ये प्रोटीन की स्टोरेज करता है, और ये इलियोप्लास्ट जो है ये फैट की स्टोरेज करता है एक तरह से. तो इसमें डिवीजन बाय मल्टीपल फिशन तो ये शो नहीं करते, ये बाइनरी फिशन शो करते हैं.
और ये तीनों के तीनों स्टोरेज का काम करते हैं, तो इसमें थाइलाकॉइड्स वगैरह ऐसी ये स्ट्रक्चर्स नहीं होती, तो इसमें स्टोरेज का ही काम होता है। स्टोर, सेकंड पॉइंट आ गया, स्टोर प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट रिस्पेक्टिवली। एल्यूरो प्रोटीन है जी, अमाइलो स्टार्च है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इलियो हमारा फैट है, तो उसके हिसाब से ये ऑप्शन तो सही है। एक बार बाकी देख लेते हैं। हेल्प इन फोटोलाइसिस, नो, दे आर, जैसे मैंने आपको पहले बताया इसमें थाइलाकॉइड तो है ही नहीं, तो ये कैसे करेगा काम। रिजर्व, स्टोर रिजर्व फूड एंड पिगमेंट्स, पिगमेंट्स नहीं होते इसमें, ये कलरलेस होता है, ये पिगमेंट्स नहीं आएंगे, तो इसके हिसाब से इसका बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। नेक्स्ट आ गया, रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर अकर इन, वैसे ये सेल साइकिल का काम है, सेल साइकिल के चैप्टर का क्वेश्चन है ये इन्होंने यहाँ पे डाल दिया। एनी हाउ कर लेते हैं हम ये भी। अब इसमें टीलोफेस, टीलोफेस, मेटाफेस, प्रोफेस में तो सारी एक तरह से दिखता ही नहीं है, मेटाफेस में भी नहीं दिखता। ये रिफॉर्मेशन जो स्टार्ट हो जाती है एनाफेस में स्टार्ट हो जाती है और टीलोफेस में अच्छे से अपीयर होने लग जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे मेरे हिसाब से तो एनाफेस है, जैसे मैंने पढ़ा हुआ है, एनाफेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द राइबोसोम ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पेक्टिवली। अब ये राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म का यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है ये 80s है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का 70s होता है। ये मुझे याद है, ये पढ़ने वाला टॉपिक एक तरह से लर्न करने वाला है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर जो है ये बी है, 80, 70, 70s। इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, 31st क्वेश्चन, इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, ये इंटेग्रल मेम्ब्रेन जो होता है कि एक होती है हमारी पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, एक हमारी इंटरनल प्रोटीन जिनको इंटेग्रल भी बोल देते हैं, पेरिफेरल को इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोल देते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है जैसे हमारी, तो इस मेम्ब्रेन में ऐसे ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो होती हैं इसके अंदर आर पार निकली होती है यहाँ से यहाँ तक, तो इनको आप इंटेग्रल बोल देते हो एक तरह से, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स, ये इंटेग्रल है, जो प्रोटीन ऐसे एक लेयर में या इधर की एक लेयर में ऐसे प्रेजेंट होती हैं, तो इनको आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स बोलते हो। तो इंटेग्रल प्रोटीन की डिस्क्रिप्शन एक तरह से ये हो जाती है कि ये मेम्ब्रेन में एक तरह से कंप्लीटली एम्बेडेड होती है विद इन द लिपिड बाइलेयर्स, आर पार पूरी निकली होती है, तो उसके हिसाब से इसके ऑप्शंस देखते हैं। दे आर पार्शली एम्बेडेड इन लिपिड, जैसे ये ऑप्शन तो गलत है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं। कंप्लीटली एम्बेडेड इन लिपिड लेयर, यस ये सही है, बाकी देखते हैं। शो लेटरल बट नो वर्टिकल मूवमेंट विद इन द बायलेयर, ये तो सही है, ये लेटरल मूवमेंट वाकई शो करती हैं। वर्टिकल मूवमेंट मींस सिंक हो जाएंगी या फिर सेल के बाहर चली जाएंगी, ये तो ये शो नहीं करती। ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे पार्टली एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन इसका इंटेग्रल प्रोटीन का गलत है, तो इसके आपके आर कंप्लीटली एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर प्रोटीन, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये भी सही है, जो इसका सी ऑप्शन है ये भी सही है, बट इसका जो ए ऑप्शन है ये गलत है, पार्शियली एम्बेडेड इन लिपिड लेयर, ये गलत है, इंटेग्रल प्रोटीन में ये आता नहीं है। अगर यहाँ पे ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में लिखा होता या फिर इंटेग्रल या एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में लिखा होता तो भी हम ये ए पॉइंट को सही माने, तो इसमें बी और सी ये दोनों सही हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दीज को हम टिक नहीं करेंगे, इसमें बी या सी में आप दोनों को टिक कर सकते हो, मतलब दोनों में से कोई भी एक को आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ द सब्सटेंस नीडेड बाय सेल, which group of organelle is involved in synthesis of substance needed by cell, जो सेल को सब्सटेंस चाहिए वो सिंथेसाइज करती हैं, तो इसमें लाइसोसोम, ये तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। वैक्यूल क्या करेगा, ये तो कोई एंजाइम सिंथेसाइज नहीं करता, कुछ भी सिंथेसाइज नहीं करता, ये राइबोसोम इसमें करता है प्रोटीन, तो इसमें वैक्यूल गलत हो गया, सेकंड में भी वैक्यूल आ गया, डी में भी वैक्यूल आ गया, तो ये तीनों ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गए। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एससीआर उसमें इन्वॉल्व है सिंथेसिस में,
SCR लिपिड में इन्वॉल्व है, कहने का मतलब लिपिड हो गया, मेम्ब्रेन की रिसाइकलिंग हो गई, ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे इन चीजों में आ जाएगा। जो RER है ये भी सिक्रीशन में सिंथेसिस में इनके साथ ही आता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज हु गेव द लैमिनर और सैंडविच मॉडल। ये जो मॉडल है इनका, ये डैनियल और डेवसन ने दिया था एक्चुअली 1935 में। ये मॉडल दिया गया था इनकी वजह से, इनकी तरफ से। ये जो हमारा है आज का जो हम मॉडल पढ़ते हैं दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उससे पहले का ये मॉडल है, ये भी बड़ा मशहूर हुआ था। तो एक तरह से सेल मेम्ब्रेन इन्होंने बोला था कि ये डबल लिपिड और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक तरह से अरेंज है सैंडविच की तरह, आसपास इनके प्रोटीन है। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, कि जैसे ये हमारे लिपिड बाइलेयर है, मान लो ये फैट है, कहने का मतलब, तो फैट के आसपास जो है यहाँ पे ऐसे प्रोटीन है, ऐसे ये सैंडविच बना हुआ है। जो ये प्रोटीन है ये ब्रेड की तरह काम कर रहा है, और जो बीच में लिपिड्स हैं ये स्टफिंग की तरह काम कर रहे हैं। तो ऐसे इन्होंने बोला था। तो ये सैंडविच मॉडल जो है, लैमिनर मॉडल, एक तरह से डैनियल और डेवसन इन्होंने दिया था ये मॉडल। तो इसका ये आंसर करेक्ट है। ये लर्निंग बेस्ड है और ये थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT भी है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजेला, स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स। इसमें स्पिंडल फाइबर, फ्लैजेला और सेंट्रियोल के जब आप क्रॉस सेक्शंस करते हो तब आपको ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इनमें मिलेंगे, बट माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो इसका सही आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू डिफरेंस इन द two sides of the cell membrane? Which of the following contribute to the difference in the two sides of the cell membrane? इसमें हमारा आ जाएगा डिफरेंस इन पेरिफेरल प्रोटीन। कहने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी चीज है जो मेम्ब्रेन की दोनों साइड्स को एक तरह से डिफरेंस में लेके आती है, कि ये इनर है ये आउटर है। आपको ये बता दूं कि जो लिपिड बाइलेयर है इसकी नेचुरल पोलैरिटी भी होती है। जो हम फॉस्फोलिपिड्स जिसमें पढ़ते हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स भी आगे इसकी टाइप्स होती हैं। और इन फॉस्फोलिपिड्स कौन से टाइप का फॉस्फोलिपिड किधर की तरफ ज्यादा है, कहने का मतलब कि अगर मैं ये मान लो एक सेल ड्रॉ कर रही हूँ एज लाइक दिस, कि ये सेल की जो है मेम्ब्रेन है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, तो ये सेल की इनर साइड है, ये सेल की आउटर साइड है। ये इनर साइड आउटर साइड से कौन सी चीज इसको आपस में डिफरेंशिएट करती है, वो इसका क्वेश्चन है ये एक तरह से। तो इसके जो पेरिफेरल प्रोटीन है बाहर की तरफ, पेरिफेरल जो होते हैं जो हाफली एम्बेडेड होते हैं, जो पूरे एम्बेडेड नहीं होते, तो अंदर की तरफ कौन से हैं बाहर की तरफ कौन से हैं, इससे भी डिफरेंस आता है। डिफरेंट डोमेन एक्सप्रेस एट द एंड ऑफ द इंटेग्रल प्रोटीन। डोमेन आप ये बोल सकते हो कि इंटेग्रल प्रोटीन की इधर की तरफ कौन सा एरिया है, प्रोटीन का इधर की तरफ कौन सा एरिया, डोमेन्स बोल देते हैं हम इनको। तो उससे भी डिफरेंस आता है। डिफरेंस इन फॉस्फोलिपिड टाइप्स, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि फॉस्फोलिपिड्स की भी टाइप्स होती हैं और इसकी वजह से ही नेचुरल पोलैरिटी मेम्ब्रेन की बनती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे इसमें, ये सारे के सारे सही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, which of the following cell membrane components serve as a recognition signal for interaction between cells? तो इसमें जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसमें ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये दोनों के दोनों, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों के दोनों सेल रिकॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सेल सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका सही आंसर बी है। और channel protein allow ions that would not normally pass through the cell membrane to go through the channel. What property of the protein are responsible for this? इसका जो हो जाएगा the channel protein allow ion, तो ions क्या हो गए हमारे पोलर, that would not normally pass through the, ये yes obviously, जैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी ये लिपिड इन नेचर है, नॉन पोलर, तो ये आयंस इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसको मेम्ब्रेन से जाने के लिए एक तरह से चैनल चाहिए जो ओपन होगा। कुछ चैनल्स होते हैं जो आयन की पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से ही ओपन होते हैं, तो आयन गेटेड चैनल्स बोल देते हैं इनको। What property of the protein is responsible for this? The channel are often composed of charged or polar R group. The channel are often composed of hydrophobic R group. हाइड्रोफोबिक तो नहीं चलेगा,
हाइड्रोफोबिक तो नॉन पोलर हो गया, और इन्होंने तो पोलर को निकालना है, तो कंपोज्ड ऑफ जो पोलर खुद पोलर चीज से बना हुआ है उसी से होगा ना, आर ग्रुप का मतलब वेरिएबल आ जाएगा। तो दोनों तो है नहीं, ये सी और डी तो यहीं पे खत्म हो गया, तो इसका सही आंसर हमारा ए है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों में, वेसिकल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट ये भी नहीं है, लाइसोसोम्स भी नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका ऑप्शन 38 का। ये दोनों में मौजूद होती है सेल्स में, प्रोकैरियोट में भी एज वेल एज यूकैरियोट में भी। नाउ बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव मल्टीपल मेम्ब्रेन्स। यहीं पे गलत हो गया, ये तो दो मेम्ब्रेन होती है, मल्टीपल कहाँ पे होती है यहाँ पे इनकी। तो मल्टीपल आपको चलो दो में कंसिडर कर सकते हो आप, एक तरह से एक से ज्यादा आ गई तो आप मल्टीपल कह सकते हो। हैव हाईली स्ट्रक्चर्ड इनर मोस्ट मेम्ब्रेन्स, ये तो है। इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो एक तरह से इनफोल्ड हुई होती है, और उसमें प्रोटीन्स भी बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, ये ठीक है। और नेक्स्ट आ गया हमारा फाउंड ओनली इन यूकैरियोट, यस, तो इसके ऑल ऑफ अबव है, डी ऑप्शन इसका सही है। Microtubules, motor proteins, actin filaments are the part of, ये साइटोस्केलेटन के पार्ट है एक तरह से। माइक्रोट्यूब्यूल्स, मोटर प्रोटीन, एक्टिन फिलामेंट जो सेल की मेम्ब्रेन के आसपास होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल तो सारे सेल में एक तरह से ये बोल सकते हो आपकी ऐसे ऐसे अरेंज होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनल इसको ऐसे अपनी शेप में बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो ऐसे इसका काम होता है। और इसके अलावा क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला मोटर प्रोटीन और एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं ये हमारे मेम्ब्रेन के आसपास ही रहते हैं, इसके ये एक तरह से स्कैफोल्ड की तरह काम करते हैं, जैसे पलाई होती है ना पतली सी और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वैसा काम करते हैं ये। तो उसके हिसाब से फोटोसिंथेसिस में तो कोई रोल नहीं है इसका, रफ रफी आर इन प्रोकैरियोट तो होता ही नहीं है वहां पे। तो ये साइटोस्केलेटन जैसे मैंने बोला उसका पार्ट है, दैट पोजेसेस मूव स्मॉल मॉलिक्यूल, नो, तो इसका सी ऑप्शन सही है हमारा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया जी 41, द सेल वॉल ऑफ बोथ प्रोकैरियोट एंड साइनोबैक्टीरिया कंटेन। अब ये सेल वॉल की बात हो रही है, प्रोकैरियोट सेल्स हैं दोनों के दोनों, तो इसमें म्यूरामिक एसिड तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो म्यूरामिक एसिड इसमें वाकई होता है, तो इसका सही आंसर म्यूरामिक एसिड है। नेक्स्ट आ गया हमारा मीजोजोम्स। मीजोजोम्स ये जो होता है ये हमारा एक तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, और इसमें ये होता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, कहने का मतलब कैसे समझाऊं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना सेल की, वो सेल के अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है इंक्रीज होकर, तो वहां से म्यूजोसोम्स बन जाते हैं। अगर वो अपने अंदर एक तरह से पिगमेंट जो है उसको एनक्लोज कर लें तो वो क्रोमेटोफोर हो जाता है। अब यहाँ पे वर्ड टेकन एज, यहाँ पे इसका एक्चुअल आंसर माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। अब ये आपका होमवर्क है कि आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में इसका रीजन, जिसको मिलेगा वो सबसे पहले मुझे कमेंट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पिट मेम्ब्रेन। पिट मेम्ब्रेन ऑफ सिंपल पिट इज फॉर्म्ड बाय, पिट मेम्ब्रेन जो होती है ये हमारी ये मिडिल लैमेला से बनती है। पिट मेम्ब्रेन, पिट आप बोल सकते हो किसी तरह के गड्ढे को, एक तरह से जैसे हमारा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं एक तरह से प्लांट सेल्स में, वैसे पिट मेम्ब्रेन और सिंपल मेम्ब्रेन जो है ये प्लाज्मा लैमेला इसके जरिए बनती है। और नेक्स्ट आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली फाउंड ओनली इन प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में यहाँ पे पिट मेम्ब्रेन का एक बार मैं ऐसे आपको जनरली ये बता दूं कि ये अपने आप में कैविटी होती है, एक तरह से थोड़ी सी वाइड कैविटी होती है। प्लाज आप जो आपकी एनसीईआरटी है इसको समझने के लिए आप ये प्लांट सेल जो होता है उसमें ना आपको रेड कलर की ट्यूब्स दिखेंगी आपको अपनी बुक पे, जल्दी से देखो,
तो उसमें ये ट्यूब लाइक कनेक्शंस जो होते हैं इनको हम एक तरह से पिट मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो इसमें ये जो जब ग्रोथ होती है प्राइमरी सेल वॉल जब होती है तब ये ग्रोथ की फॉर्म में रहती है, तब बनती है ये। और मिडिल लैमेला ये दोनों एक्चुअल में मिलके बनाती हैं, बट इसमें मेन रिस्पॉन्सिबल जो है वो मिडिल लैमेला है, तो इसका करेक्ट आंसर मिडिल लैमेला हो जाएगा। मेसोसोम का भी आपको बताऊंगी बट एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी कि मेसोसोम को हम टेकन एज माइटोकॉन्ड्रिया क्यों लेते हैं। ये मेसोसोम वैसे यूकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट नहीं होते, जो 42 क्वेश्चन में है ये प्रेजेंट होते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, यूकैरियोटिक में नहीं होते। तो यहाँ पे उसको टेकन एज माइटोकॉन्ड्रिया क्यों लिया जाता है बाद में बताऊंगी। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स? प्लास्टिड्स। ये तो बड़ा सिंपल आंसर था। प्रीऑक्सिसोम, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। मैंने जैसे आपको बार बार रिपीट किया, जो प्रीऑक्सिसोम्स होते हैं ये ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे डीएनए आरएनए तो होने वाला नहीं है इनमें, कैटालिटिक ये कोई इसमें एंजाइम्स नहीं होते, इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ही ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। और वैसे भी इसमें मेनली ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ऑक्सीडेज एंजाइम्स ही प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है ये ऑक्सीडेज के एक्टिविटी से एक तरह से ग्लाइकोलिक से ग्लाइकोजाइलिक एसिड में बन जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है एक तरह से, और ये फैट के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो मिसफोल्ड प्रोटीन्स हो जाती हैं उसको खत्म करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें ऑक्सीडेज एंजाइम जो है ये इसका आंसर है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाते हैं मेसोसोम पे। यहाँ पे ये मेसोसोम वर टेकन एज माइटोकॉन्ड्रिया, रीजन बीइंग दैट कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट होता नहीं है ना। तो इसमें जो रेस्पिरेशन का काम जो एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम NADH FADH एज लाइक दिस। तो ये जो काम है इसका प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। तो मेसोसोम जो होती है ये इनफोल्डिंग एक तरह से होती है, बड़ी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें जो एंजाइम्स या फिर प्रोटीन्स जो आप बोलोगे, प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन्स जैसा ही हूबहू काम करते हैं एक तरह से। तो आप ये बोल सकते हो, मैंने अपने नोट्स में भी पिछले वीडियोस में मेंशन किया हुआ है कि जो हमारी प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको आप रेस्पिरेटरी भी बोल सकते हो। तो मेसोसोम्स के फंक्शंस में भी ये है, हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो इसलिए हम इसको एक तरह से सिनोनिम बोल सकते हैं। हम इसको एक्चुअल माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं कह रहे, कहने का एक्चुअल माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं, बट इसको माइटोकॉन्ड्रिया के काम जैसा ये बिहेव कर रहा है तो उसके जैसे माना जा सकता है कि एक तरह से ये प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। कई बार क्या होता है जैसे ये प्रिंटिंग है, कई बार इनमें भी क्वेश्चंस गलत आ जाते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन इसमें मिला था जिसमें इंटेग्रल प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था एज लाइक दिस 31st क्वेश्चन, और ये लिखा हुआ पार्शली एम्बेडेड इन द लिपिड मेम्ब्रेन, ऊपर से इंटेग्रल है। तो इसका ये ऑप्शन तो मुझे गलत लगा मेरे हिसाब से पर्सनली। सो थैंक्स, दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी नीट के एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने डिस्कस हो सके, डिपेंड करेगा टोटल क्वेश्चंस कितने हैं और एक वीडियो में कितने डिस्कस हो सकेंगे। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।